तो देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक्स होंगे, पहला होगा मोलर कंडक्टिविटी, दूसरा टॉपिक होगा हमारा क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और तीसरा टॉपिक जो डिस्कस करेंगे और वो है कोलराउस लॉ। ओके, तो पहले हम आ जाते हैं मोलर कंडक्टिविटी में, जिसका सिंबल होता है लैम्डा एम। ओके, तो देखो बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी मींस द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। बात समझ में आई कि एक ऐसा सॉल्यूशन लिया जाए जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व हो, तो उससे जितने आइंस बने होंगे उन सारे आइंस की कंडक्टेंस ही क्या कहलाती है बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी। इसका रिलेशन होता है लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू वी, जहां के है स्पेसिफिक कंडक्टेंस मींस कंडक्टिविटी, जो कि एक यूनिट वॉल्यूम की कंडक्टेंस होती है, और जो वी है ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और आगे बढ़ें तो मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मोल्स ऑफ सोल्यूट इंटू 10⁻³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। यहां पर हमने मोल कितना कर दिया 1, क्योंकि यहां पे हमने लिखा है डेफिनेशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। तो m इक्वल टू हो गया 1000 अपॉन v, तो v इक्वल टू हो गया 1000 अपॉन m। तो इस v का वैल्यू हम इस v में पुटअप करें तो हमारे पास रिलेशन निकला लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू 10⁻³ अपॉन एम। यहाँ एम क्या है बच्चों, मोलारिटी, जो कि मोल पर लीटर में होगी, और के है, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एस सेंटीमीटर इनवर्स में। अगर आप इसे एसआई यूनिट में लोगे तो ये के हो जाएगा के अपॉन एम, लेकिन के होगा एस मीटर इनवर्स में, तो मोलारिटी लेंगे आप मोल पर मीटर क्यूब में। तो मोल पर लीटर को जब मीटर क्यूब में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा, मोल की जगह तो मोल रहेगा। अब चूंकि लीटर इक्वल टू कितना होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, तो ये 10⁻³ ऊपर आ जाएगा प्लस में। तो 1 मोल पर लीटर को जब आप ऐसा यूनिट में चेंज करोगे तो हो जाएगा 10⁻³ मोल पर मीटर क्यूब। फिर आप इन वैल्यू को पुटअप करके और फिर आपको कैलकुलेट करना है क्या, लैम्डा एम। यहां तक बात क्लियर है। फिर आगे बढ़ें, अगर हम यूनिट के बारे में आ जाएं कि लैम्डा एम की यूनिट क्या होगी, तो देखो बच्चों, ये हमारे पास रिलेशन था के इंटू 10⁻³ अपॉन मोलारिटी मींस मोल पर लीटर। के मैंने लीटर को उठा के ऊपर कर दिया, अपॉन में बचा मोल। 10⁻³ इंटू लीटर में अगर वॉल्यूम है इतना कर दें तो ये किस में चेंज हो जाता है बच्चों, मीटर क्यूब। मतलब लीटर में अगर वॉल्यूम है आप उसे 10⁻³ में मल्टीप्लाई कर दो तो वही लीटर किस में चेंज हो जाएगा, ml में, मींस सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहां पर जो है 1000 इंटू लीटर की जगह हमने रख दिया सेंटीमीटर क्यूब। एस की यूनिट तो आप समझ रहे हैं, एस सेंटीमीटर इनवर्स, और मोल की जगह मोल, तो हमारे पास लैम्डा एम इक्वल टू आ गया एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये लैम्डा एम इक्वल टू ये रिलेशन हो गया। एसआई सिस्टम में अगर आप सेंटीमीटर की जगह हटा के क्या करोगे, मीटर, मतलब इसी से निकाल लो ना। देखो लैम्डा एम इक्वल टू के अपॉन एम लिया था, के की यूनिट थी मीटर इनवर्स, और इसकी यूनिट है क्या बच्चों, मोल मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा एस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये होगी एस आई यूनिट किसकी बच्चों, मोलारिटी की। और इस तरह से ये है सी जी एस यूनिट, तो एस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा 10⁻³ एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर आपने मीटर स्क्वायर में कंडक्टेंस निकाल ली मोल इनवर्स में, तो आप इसे सेंटीमीटर से इसमें चेंज कर, मतलब सेंटीमीटर में इस रिलेशन से चेंज कर सकते हैं। क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में कितना होता है 10⁻² सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब 1 मीटर में कितना होगा, देखो यहाँ पर कि 1 मीटर इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। तो 1 मीटर क्यूब कितना हो गया 10⁻⁴, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जहाँ पर मीटर था वहाँ सेंटीमीटर लाना है, तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरह से आप यूनिट्स को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ तक बात समझ गए कि लैम्डा एम कैसे निकालना है, के अपॉन एम से, या फिर के इंटू 10⁻³ अपॉन एम। तो यहाँ तक हो गया। अब देखो फिर आता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस।
या कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देखो वहां मोल ले रहे थे हम जो कि सॉल्यूशन में डिसॉल्व था, तो यहां पर हम ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे। ठीक है, यही है कि कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट मींस उसके इक्विवेलेंट मास के बराबर अमाउंट क्या हो, सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो, तो उससे जितने भी आइंस बने होंगे उन सारे आइंस की कंडक्टेंस को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बिल्कुल वही रिलेशन है जैसा मोलर कंडक्टेंस में आया था। लैम्डा EQ, ठीक है, हम इस तरह से EQ से रिप्रेजेंट करें तो K इंटू वी, जहां वही V क्या है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है, और K क्या है यहाँ पर, कंडक्टिविटी, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। फिर नॉर्मलिटी के रिलेशन में चले जाएं कि नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट इनटू 10⁻³ अपॉन वॉल्यूम इन ml। ठीक है, यहां पर हमने इक्विवेलेंट 1 कर दिया, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू हो गया 10⁻1000 अपॉन में क्या बच्चों, वॉल्यूम। तो यहां से वॉल्यूम इक्वल टू क्या ले लिया आपने, 1000 अपॉन n। तो यही मैंने यहां पे रख दिया कि v इक्वल टू 1000 अपॉन में क्या ले लिया, n। बस इस वैल्यू को पुटअप करेंगे तो लैम्डा EQ इक्वल टू K इंटू 10⁻³ अपॉन n, जहां n क्या है बच्चों, नॉर्मलिटी, और K क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और इस रिलेशन में लें तो लैम्डा EQ इक्वल टू K अपॉन n, ये SI सिस्टम की क्या है, रिलेशन है, और ये है CGS सिस्टम में। लेकिन यहाँ ध्यान रखें कि S मीटर इनवर्स में लोगे तो नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब में, और रिलेशन वही है, फिर से समझ लें कि इक्विवेलेंट पर लीटर इक्वल टू 10⁻³ इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब। इस तरह से आपको चेंज कर देना है कि मीटर क्यूब में ले जाओगे। तो बात यहां तक समझ गए। यूनिट आप आ जाए तो S सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, या S मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये है इसकी यूनिट। बस उसमें मोल इनवर्स आ रहा था, इसमें इक्विवेलेंट इनवर्स आ गया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है रिलेशन बिटवीन लैम्डा m एंड लैम्डा EQ। तो देखो बच्चों, माना कि ये एक इलेक्ट्रोलाइट है VXAY टाइप का, आयोनाइज्ड हुआ, XB Y प्लस YA X माइनस। ओके, इस तरह से आयनों में ब्रेक हुआ और ये उनकी बैलेंसी के अनुसार चार्ज लगा दिया। तो जब हम मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं ना, तो टोटल आइंस जो हैं उन सब की आयनिक कंडक्टेंस को ऐड कर देते हैं। देखो सपोज हमारे पास जो B कैटाइन है उसके आइंस बने X, और एक आयन की मोलर आयनिक कंडक्टेंस है लैम्डा Y, ठीक है, BY प्लस। ऐसे X के कितने बन गए, Y आइंस, और एक आयन की कंडक्टेंस है लैम्डा A की, ठीक है, X माइनस। यहाँ पे लिखा है लैम्डा Y, ठीक है, BY प्लस मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ B, और ये हो गया A का। तो ये जो फॉर्मूला लगा इससे हम निकाल सकते हैं मोलर कंडक्टेंस। अगर हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लेना है तो देखो बच्चों, इनके आयंस से कोई लेना देना नहीं है, एक आयन के एक चार्ज की कंडक्टेंस निकालनी, समझ गए ना। तो हम क्या करेंगे कि इनकी जो आयनिक कंडक्टेंस दे रखी हैं, किसकी, आयन की, B और A की, हम उनके चार्ज वैल्यू से डिवाइड कर दें कि आयनिक मोलर कंडक्टेंस को आयन के चार्ज से डिवाइड करोगे तो वो चेंज हो जाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में। मींस 1 अपॉन, ठीक है, Y, ये जो है 1 अपॉन Y लेके, और आयनिक कंडक्टेंस आप Y की ले रहे हैं, मोलर आयनिक कंडक्टेंस, तो इस तरह से ये निकलाई B की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक इसी तरह से इससे निकाल सकते हैं A की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो या तो डायरेक्ट दोनों की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखी है तो दोनों को ऐड कर दो, एक एक आयन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ली जाती है। और अगर मान लो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डायरेक्ट नहीं दे रखी हैं, आपको मोलर आयनिक कंडक्टेंस दे रखी हैं, तो आप इस तरह से उनके चार्ज वैल्यू से डिवाइड करके उनको इक्विवेलेंट में चेंज करना है, और फिर दोनों आयन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को ऐड कर दो, तो फिर पूरे इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी। लैम्डा EQ इक्वल टू लैम्डा m अपॉन NF, जहां n और इस तरह का रिलेशन डायरेक्ट भी आपको ध्यान रखना है कि अगर इस तरह भूल जाएं तो ये एक डायरेक्ट रिलेशन है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसी भी आयन की कंडक्टेंस की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू
लैम्डा एम अपॉन एन एफ, जहाँ एन एफ एन फैक्टर है इलेक्ट्रोलाइट का, NaCl के लिए 1 है तो MgCl2 के लिए 2 है, इस तरह से। और लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जेड, ठीक है, इस तरह से। अगर आपको क्या निकालना है बच्चों, एन फैक्टर निकालना है, तो एन फैक्टर आप ऐसे निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का मोलर मास लेके इक्विवेलेंट मास से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो एन फैक्टर आ जाएगा, डायरेक्ट आप उसको उसमें इस तरह से लैम्डा ई क्यू से लैम्डा एम और लैम्डा एम से लैम्डा ई क्यू निकाल सकते हैं अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट का एन फैक्टर पता है। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए कि किस तरह से आपको मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का इंटर कन्वर्जन करना है। अब देखो एक क्वेश्चन है कि 0.01 मोलर सॉल्यूशन है कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट, रेजिस्टेंस है 40 ओम एंड सेल कांस्टेंट है 4.4 सेंटीमीटर इनवर्स, तो लैम्डा एम क्या होगा। तो देखो यहाँ पर लैम्डा एम निकालने का रिलेशन लगा k इंटू 10⁻³ अपॉन मोलारिटी। पहले हम k निकालेंगे क्योंकि हमें डायरेक्ट नहीं दे रखी, तो 1 अपॉन r इंटू एक्स, तो ये निकला है आपके पास 10⁻⁻²। बस k मिल गया आपको, मोलारिटी क्वेश्चन में दे रखी है, आपने वैल्यू पुटअप की तो लैम्डा एम आ गया 10⁻³ s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, आप चाहें तो मीटर इनवर्स, सॉरी मीटर स्क्वायर वाली यूनिट मतलब ऐसा यूनिट में भी इसे चेंज कर सकते हैं जो ऊपर रिलेशन मैंने आपको बताया है। दूसरा क्वेश्चन है कि 0.02 मोलर KCl है, इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस है 2.76 इंटू 10⁻³ s सेंटीमीटर इनवर्स और रेजिस्टेंस दे रखा है 250.2 ओम। सेल को फिर से भरा गया 0.01 मोलर CuSO4, जब रेजिस्टेंस मिला 8331 तो लैम्डा एम ऑफ, ठीक है, CuSO4 क्या होगा। तो देखो बच्चों जो पहले वैल्यू दे रखी हैं KCl की स्पेसिफिक कंडक्टेंस और उसके सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस, इसका यूज करना है आपको सेल कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने में। देखो ये s सेंटीमीटर इनवर्स में है, रेजिस्टेंस ओम में है, तो जो हमारा x आएगा वो सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगा। फिर आप जानते हैं कि कॉपर सल्फेट की आपको क्या निकालना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो 1 अपॉन r इंटू एक्स, आर की वैल्यू आपने रख दी, x की वैल्यू ये हो गई, तो इस तरह से ये आ गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ कॉपर सल्फेट। ओके, फिर आपने फॉर्मूला लगा दिया लैम्डा एम इक्वल टू के, मतलब कॉपर सल्फेट की मोलर स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 10⁻³ अपॉन मोलारिटी, तो ये निकला आया लैम्डा एम। अगर आपको लैम्डा ई क्यू में चेंज करना है तो आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि कॉपर सल्फेट के लिए जो एन फैक्टर है वो 2 होगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है, तो इस तरह से हमने इसको निकाला। अब देखो एक नेक्स्ट आता है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। ओके, तो वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन में देखते हैं, सबसे पहले आता है कि कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कि मोलर कंसंट्रेशन चेंज करें या वॉल्यूम सॉल्यूशन का। तो ध्यान से देखें बच्चों कि जो कंडक्टिविटी है ना, ये डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्यों ऐसा होता है बच्चों, क्योंकि जो कंडक्टिविटी है वो पर यूनिट वॉल्यूम के नंबर ऑफ आइंस की कंडक्टिविटी है। अगर आप कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे मींस वॉल्यूम बढ़ाओगे, तो पर यूनिट वॉल्यूम में आइंस घटेंगे, इससे कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। क्यों, यही लिखा है, बिकॉज नंबर ऑफ आइंस इन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस विद इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ध्यान रखें कि कंडक्टिविटी जो होती है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज होती है अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी बच्चों। क्यों, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना कि अगर आपने सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया, कंसंट्रेशन डिक्रीज की, तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आइंस कम हो जाएंगे। ओके, तो ये पहला। फिर आता है मोलर कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ध्यान से देखें, मोलर कंडक्टिविटी पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी है बच्चों, चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ले लें या मोलर, पूरे सॉल्यूशन की है, ना कि पर यूनिट वॉल्यूम की। तो सॉल्यूशन में अगर हम पहले देखें कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो विद सम सेम कंसंट्रेशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हायर देन वीक इलेक्ट्रोलाइट, कि अगर आप 1 मोलर NaCl और 1 मोलर एसिटिक एसिड ले लें, तो आप देखोगे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा आएगी और वीक की कम आती है। क्यों होता है बच्चों ऐसा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड एट ऑल कंसंट्रेशन।
आपने एक बार में 1 लीटर में डाल दिया, 2 लीटर में डाल दिया, आधा लीटर में डाल दिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट आयोनाइज्ड हो गया, जितने उसके आयंस बनने थे बन गए। अब आप कितना भी डाइल्यूट करें तो आप देखोगे उसके नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ते, और जब आयंस नहीं बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और मतलब चेंज नहीं होगी, मतलब एक बार में ही हायर से हायर जितनी मिलनी थी मिल गई। लेकिन अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली आयोनाइज्ड होता है, इसलिए उसके नंबर ऑफ आयंस कम रहेंगे। और अगर आप क्या करोगे, डाइल्यूट करोगे, तो आप देखोगे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टेंस तो बहुत कम चेंज होगी, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टेंस एकदम से चेंज होती है। यही लिखा है कि एट हाई द रीजन बट कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट वेरी विद कंसंट्रेशन। ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस में कोई कंसंट्रेशन चेंज होने से चेंज नहीं आएगा, कि आयंस नहीं बढ़ रहे हैं इसलिए कंडक्टेंस में कोई मेजरेबल चेंज नहीं आएगा, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की ही सिर्फ बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। एक रिलेशन दिया गया था, DHO इक्वेशन कहलाता है बच्चों, ये डिवाई हक्कल ऑन सेंगर इक्वेशन। इसने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस में, ठीक है, कंसंट्रेशन चेंज का मींस डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका एक रिलेशन दिया गया था। इसे बोलते हैं लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिट माइनस a रूट c। मीन्स लैम्डा m और लैम्डा इन्फिनिट तभी बराबर होंगे जब कंसंट्रेशन इन्फिनिट डाइल्यूशन में पहुंच जाए। और इसे हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में चेंज कर लें तो लैम्डा m इक्वल टू माइनस a रूट c प्लस लैम्डा m। ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दिख रहा है बच्चों, आप देखो ये y है, ये m है, ये x है, और ये क्या है, c है। यहाँ पर m स्लोप निगेटिव है, मीन्स स्ट्रेट लाइन ऐसे दिखाई देगी आपको कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं आप देख रहे हैं कि लैम्डा m धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और इस तरह से एक निगेटिव स्लोप बनती है। ठीक है, तो यहां ये कह रहा है कि ए मैग्नीट्यूड डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, दस द इलेक्ट्रोलाइट हैविंग सेम टाइप ऑफ चार्ज हैविंग सेम वैल्यू फॉर ए। मतलब जिनका जेड सेम होगा इलेक्ट्रोलाइट्स का, उनका ए भी सेम होगा। बस थोड़ा सा ग्राफ कि अगर हम ये देखें कि इस तरह के ग्राफ दिखेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स की, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं मतलब सबकी लाइन एक सी आएंगी, चाहे अगर उनके ए की वैल्यू क्या है, सेम। तो इस तरह से ये इंडिकेट कर रहा है ग्राफ कि आप इनकी भी कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस धीरे धीरे घट रही है। इसका रीजन क्या है? एक्चुअली क्या होता है बच्चों कि इसका मेन रीजन दिया गया कि जो कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होती है तो आयन की जो मोबिलिटी है ना वो कम हो जाती है। कई प्रकार के इफेक्ट, रिलैक्सेशन इफेक्ट, एटमॉस्फेरिक या आयनिक एटमॉस्फेयर का इफेक्ट, इस तरह के कई इफेक्ट दिए गए हैं। तो वो चीज़ बताई गई है कि जैसे ही आप कंसंट्रेशन ज़्यादा करते हैं तो आयन की स्पीड कम हो जाती है, ना कि आयोनाइजेशन कम हुआ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो 100% आयोनाइज्ड है। तो भीड़ ज़्यादा हो गई आयंस की तो स्पीड थोड़ा कम होती है, और जैसे जैसे आप अगर डाइल्यूट करोगे तो ये बढ़ेगी, और कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ये थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होती है। और इस तरह से इसी लाइन को आगे एक्स्ट्रा प्लॉटेड कर दिया जाए तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से हमें इतने पार्ट से जो ये इंटरसेप्ट दिख रहा है, समझ गए बच्चों, इस इंटरसेप्ट से आप क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस किसमें, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जबकि अगर यही क्वेश्चन इसमें लगाया जाए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है ये इस तरह से पैराबोलिक डिक्रीज आ रहा है उसमें कंडक्टेंस में। तो ये आगे कभी भी इसमें इंटरसेप्ट नहीं बनाएगा, समझ गए बच्चों। इसीलिए हम इस इक्वेशन से वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एन इन्फिनिट की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये आगे जाके एक्स्ट्रा प्लॉटेशन शो नहीं करेगा, मींस इसका इंटरसेप्ट निकालना पॉसिबल नहीं है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन आप देख रहे हैं जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं ये डिक्रीज हो रही है, और एकदम डिक्रीज हो रही है। इसका रीज़न ये है बच्चों कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाओगे वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो कहें डिसोसिएशन है वो कम होने लगता है, और डाइल्यूशन बढ़ाओगे, अगर एक उल्टा ग्राफ और देखें कि यहाँ लैम्डा एम लें और यहाँ वी लिया जाए तो आप देखोगे ये ग्राफ यूँ चलेगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू दिखाई देगी आपको ये इसकी फिर होगी लैम्डा इन्फिनिट एम, कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं अगर उनको डाइल्यूट करते जाओ तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि कंडक्टेंस बढ़ना बंद हो जाएगी। उस समय ये माना जाएगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट भी 100% आयोनाइज्ड हो गया। तो इस तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस है बच्चों, समझ गए ना, ये कंडक्टेंस क्या होती है, चेंज होती है ज़्यादा
किसके कारण? डाइल्यूशन के कारण, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन या उनकी जो कंडक्टेंस है वो आयोनाइजेशन पे डिपेंड करती है। कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो आयोनाइजेशन घटेगा, डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो बढ़ेगा। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर कंडक्टेंस में कोई चेंज आ रहा है तो वो केवल आयंस की मोबिलिटी के कारण आएगा। तो यही लिखा है कि द कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इन वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, मतलब ये इसके लिए बात की गई है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन डिक्रीज होता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है तो उसका रीजन है मोबिलिटी का डिक्रीज होना, ना कि उसमें आयोनाइजेशन में कोई कमी आना। तो बात समझ गए बच्चों इस तरह से। तो ये था हमारा फैक्टर कॉन्सेंट्रेशन का कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या इफेक्ट कंडक्टेंस में पड़ता है। फिर हम आ जाते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा कोल-राउस लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चों, इसका कंपटीशन में क्वेश्चन आना ही आना होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसने ये कहा है कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट को चाहे वो स्ट्रांग हो या वीक हो, इतना डाइल्यूट कर दिया जाए कि उसका 100% आयोनाइजेशन हो जाए, मीन्स हर आयन एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाए, उसको एक आयन को अपने दूसरे आयन से कोई लेना देना ना हो, उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन खत्म हो जाए, तो उस समय जो कंडक्टेंस मिलती है उसको बोलते हैं लिमिटिंग कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। और इसी से रिलेटेड है कोल-राउस लॉ। इसने ये कहा है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट मींस लिमिटिंग कंडक्टिविटी, ठीक है, इक्वल्स टू द सम ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ बोथ आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टेंस है बच्चों, लिमिटिंग कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वह उसके दोनों आयन की कंडक्टेंस के सम के बराबर होगी। मतलब जितने आयंस बने कैटाइन और जितने एनाइंस, उन सब की कंडक्टेंस को ऐड कर दोगे तो इलेक्ट्रोलाइट की क्या निकलाएगी? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहाँ जो n प्लस n माइनस है ये नंबर ऑफ आइंस को शो कर रहे हैं, कैटाइन और एनाइंस को, और ये जो लैम्डा इन्फिनिट प्लस लैम्डा इन्फिनिट माइनस लिखा है ये है मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन रिस्पेक्टिवली। मतलब प्लस के लिए और कैटाइन और माइनस के लिए एनाइन। जैसे हम कहें कि लैम्डा इन्फिनिट CaCl2 क्या होगा, तो हम लिखेंगे Ca की और 2Cl की आयनिक कंडक्टेंस, मोलर आयनिक कंडक्टेंस जोड़ दें। एल्यूमिनियम सल्फेट की निकालनी है तो हमें एल्यूमिनियम की ले लें और सल्फेट की आयनिक कंडक्टेंस, और जितने 2 एल्यूमिनियम बन रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 सल्फेट बन रहे हैं तो 3 से कर दें, तो इस तरह से एल्यूमिनियम सल्फेट का आ जाएगा। अगर हमें एस्टिक एसिड की निकालनी है तो हमें H प्लस की और एसीटेट आयन की ऐड कर दें, दोनों आयन की अगर हमें दे रखी है इस तरह से कैलकुलेट कर दें। अगर हमें एल्यूमिनियम सल्फेट की निकालनी होती तो हम एल्यूमिनियम सल्फेट की भी निकाल सकते हैं इसी तरह से इनके सम से। तो आपको क्वेश्चन में आयंस की आयनिक जो है डायरेक्ट तो नहीं देते ये, और अगर कहीं दे रखी हैं तो आप उन आयंस की कंडक्टेंस को ले लें, मोलर आयनिक कंडक्टेंस, और निकाल दें। इक्विवेलेंट निकालना है तो हर एक की चार्ज से डिवाइड कर दो उनकी आयनिक कंडक्टेंस को, नंबर ऑफ आयन से कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे मैंने मान लो यहाँ लिखा लैम्डा इन्फिनिट Al प्लस 3, ये मान लो लिखा है 60s, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लैम्डा इन्फिनिट SO4 2 माइनस, और ये लिखा है मान लो 120s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो लैम्डा इन्फिनिट Al2 SO4 का होल थ्राइस लें तो हम यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा एल्यूमिनियम प्लस 3 और प्लस 3 लैम्डा इन्फिनिट क्या लिखेंगे SO4 माइनस 2, तो ये हो गया 2 इंटू कितना 60 प्लस 3 इंटू 120, बस इसको जोड़ दो। तो इस तरह से आपका इसमें अगर लैम्डा एम EQ निकालना है तो आप लिखेंगे लैम्डा एम बाई कितना 6 कर दो। तो इस तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी निकलाएगी एल्यूमिनियम सल्फेट की। तो यहाँ तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो यही है कोल-राउस लॉ। अब हम आ जाते हैं कि मान लो कोई लैम्डा इन्फिनिट फॉर इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कैसा इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आप उसके लिए कैसे वैल्यू कैलकुलेट करें? हालांकि ये वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस निकालनी है। तो ध्यान रखें कि कभी भी डायरेक्ट आयनिक कंडक्टेंस तो नहीं निकलती। तो हमें क्या करना है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है उसके दोनों आयंस जो हमें चाहिए है, उन आयंस वाले कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लें आप,
और उसमें से एक ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की माइनस कर दें जो कि हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे हमें बी ए की निकालनी है तो हम बी सी ले लें तो हमें इससे बी की मिल जाएगी, इससे हम डी की ले लें डी ए वाले से, और इसमें से डी सी की माइनस कर दें। ठीक है, तो इस तरह से लैम्डा इन्फिनिट बी ए इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिट बी प्लस प्लस सी, इस तरह से आयोनाइज किया। ऐसे आपने लिखा लैम्डा इन्फिनिट डी प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनिट ए माइनस माइनस ये है। अब जो आइन कॉमन दिख रहे हैं आप देख रहे हैं कि यहाँ पर से हमें बी की चाहिए और यहाँ से ए की, तो सी और डी यहाँ से हटा दिया। समझ गए ना? तो इस तरह से हमारे पास मिल जाएगा किसका कंडक्टेंस, बी ए का। अब बी पीक है या स्ट्रॉन्ग है, जैसे मान लो हमें H2O की लेनी है तो हम H2O के लिए यहाँ ले लें NaOH प्लस लैम्डा इन्फिनिट किसका, HCl, और माइनस कर दें NaCl का, तो हमारे पास H2O की निकल आएगी। बात क्लियर है? इस तरह से एस्टिक एसिड की लेनी है तो हम सोडियम एसीटेट की और HCl की लें और उसमें से NaCl को माइनस कर दें। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मान लो कैलकुलेट करनी है और आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है अमोनियम क्लोराइड, तो इस तरह से यहाँ 1/2, हमें एक OH की चाहिए तो 1/2 कर देंगे, एक अमोनियम की चाहिए तो पूरा लेंगे, इसमें से आधा Ba हटाना है और आधा Cl, मतलब इसमें से एक Cl की चाहिए तो 1/2 लैम्डा इन्फिनिट BaCl2। अब जैसे ये क्वेश्चन में न्यूमेरिकली वैल्यू दे रखी है इन सब की, बस इस फॉर्मूले में पुटअप कर दो आप तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की हमें कंडक्टेंस निकालनी है तो हम उसके दोनों आइंस की कंडक्टेंस को किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कैलकुलेट कर सकते हैं, तब जाके आपको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि डायरेक्ट कंडक्टिविटी मेजरमेंट से नहीं निकाला जा सकती, वो इससे निकाल सकते हैं। दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करने का ये रिलेशन है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इन्फिनिट एम। लैम्डा एम निकालेंगे तो k इंटू 10⁻³ अपॉन मोलारिटी, जहाँ k वो वही रिलेशन है मोलारिटी का। तो समझ गए बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये क्यों है इतना लैम्डा एम? तो हम जानते हैं कि लैम्डा एम होती है कि जब आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया तो वो कितना आयोनाइज्ड हो चुका है, उससे जितने आइंस बने होंगे उनकी कंडक्टेंस मिलेगी, और जब वो 100% पूरा एक मोल आयोनाइज्ड हो जाएगा तब ये कंडक्टेंस। तो इस तरह से वही हम जानते हैं ना कि अल्फा है डिसोसिएटेड अमाउंट अपॉन टेकन अमाउंट, तो कंप्लीट आयोनाइज्ड होने में जितनी कंडक्टेंस मिलेगी वो टेकन अमाउंट हो गई, और जो किसी कंसंट्रेशन में मिल रही है वो लैम्डा एम हो गई। तो इस तरह से इन दोनों की रेशियो से क्या आ जाएगा, अल्फा। अब आता है कि लैम्डा एम कैसे निकालोगे, तो ये तो फॉर्मूला ही होता है लैम्डा एम निकालने का, और इन्फिनिट का तो हम कोलरॉस लॉ लगा देंगे, इससे अल्फा आ जाएगा। और फिर अल्फा के बाद अगर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है तो k इक्वल टू क्या होता है, C⁴ अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो इससे हम निकाल सकते हैं, जहां पर ये क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया। C जो है यहाँ पर क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और अल्फा जो है यहाँ पर ये है, यही क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लैम्डा एम तो वही मोलर कंडक्टेंस, और लैम्डा इन्फिनिट एम जो है वो है इन्फिनिट डाइल्यूशन में। जैसे ये है 0.01 मोलर एस्टिक एसिड गिव रेजिस्टेंस 2220 ओम एंड सेल कांस्टेंट इतना है H+, और ये एसीटेट आयन का जो है कंडक्टेंस दे रखी हैं। तो कैलकुलेट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो देखो सबसे पहले हमें दोनों आयन की कंडक्टेंस दे रखी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, जोड़ दिया तो एस्टिक एसिड की इनफाइनाइट डाइल्यूशन में ये मोलर कंडक्टेंस आ गई। ठीक है, फिर K निकाला आपने सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस से स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो ये आ गया आपके पास सेल कांस्टेंट, सॉरी क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। फिर लैम्डा एम ले लिया तो K जो आपने यहाँ निकाला ये वाला, और मोलारिटी आपको क्वेश्चन में दे रखी है देखो, तो इससे मैंने निकाल दिया लैम्डा एम आ गया 16.48 एस सेंटीमीटर² मोल इनवर्स। फिर अल्फा ले लें क्योंकि हमारे पास ये दोनों वैल्यू पता है, लैम्डा इन्फिनिट एम एस्टिक एसिड की और लैम्डा एम एस्टिक एसिड का ये दे रखा है। ठीक है, ये आपने निकाल लिया, इससे आ गया अल्फा। अल्फा आया 0.0422, मतलब 1, ये हो गया 16.48 और 390 आपने पहले निकाल ली थी। फिर K निकाला और ये वैल्यू आ गई। बात समझ गए ना? तो इस तरह से अब जैसे एक लैम्डा इन्फिनिट H ये दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखी है अल्फा,
तो मूलर कंडक्टेंस क्या होगी, इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे ये है तो इसमें अल्फ़ा कैलकुलेट करना है, तो ये तो बन जाएंगे ही बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। तो कुल मिला के ये है कोलरास लॉ और इसके एप्लीकेशन जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। और भी कोलरास लॉ के एप्लीकेशन हैं, सॉलिबिलिटी डिटर्मिनेशन, है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कैलकुलेट करना, ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट करना। तो चूंकि ये सब अब आपके इसमें नहीं है सिलेबस में, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक ये था कुल मिला के हमारा कंडक्टेंस के बारे में और कोलरास लॉ। ठीक है, अब एंड करते हैं इसको भी।